Hello everyone, a very happy morning to all of you who are watching this video. So लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, उनकी मॉडल्स हमने डिस्कस करी थी। हम लोगों ने सैंडविच मॉडल देखा था जो कि डैनियल एंड डेप्सन ने दिया था। फिर उसके बाद से हम लोगों ने रॉबर्टसन की मॉडल देखी थी जिसको कि हम लोग यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोलते हैं। थर्ड मॉडल जो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो कौन सा था? दैट वाज सिंगल एंड निकोल्सन की जो मॉडल थी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमने देखा था कि वो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल थी जो कि अभी रिसेंटली आया है 1972 में। ठीक है, और उसके लिए सिंगर एंड निकोल्सन को नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। पर जो सिंगर एंड निकोल्सन थे उन्होंने ऐसा बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड लाइक होते हैं, वो जो है वो स्टेबल नहीं होते, वो स्टैटिक नहीं होते। तो कैसे वो मूव करते हैं, उनके अंदर फ्लूइडिटी कैसे आती है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, थोड़ी सी चीजें बाकी थी, दैट वी विल कंक्लूड ओवर हियर, आफ्टर दैट वी विल गो फर्दर। ठीक है, तो कॉज ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर का कैसे होता है, हाउ द सेल मेम्ब्रेन इज फ्लूइड इन नेचर। दो चीजें इसके लिए रिस्पांसिबल है, दो काइंड के फॉस्फोलिपिड मूवमेंट जो रिस्पांसिबल होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड नेचर के लिए। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टैटिक नहीं होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉलिड टफ नहीं होता है, उसमें फ्लूइडिटी होती है। इस चीज को दो तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली जो क्या होती है, लेटरल मूवमेंट होती है। जो भी फॉस्फोलिपिड्स हैं वो लेटरली मूव कर सकते हैं, मतलब कि जैसे सपोज करो कि ये जो है वो ए फॉस्फोलिपिड्स है और ये बी फॉस्फोलिपिड्स है, तो ए फॉस्फोलिपिड जो है वो बी की जगह पे आ जाएगा, बी वाला जो है वो ए की जगह पे आ जाएगा। इस तरह से अगर मूवमेंट होगी तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल मूवमेंट। ठीक है, तो फ्लूइडिटी कैसे आती है, बिकॉज ऑफ द लेटरल मूवमेंट विद इन सेम लेयर। ठीक है, सेम लेयर के अंदर में और सपोज करो ये सी जो है ये सी फॉस्फोलिपिड है, ये डी फॉस्फोलिपिड है, तो सी वाला डी की जगह आ गया, डी वाला सी की जगह आ गया। ठीक है, तो अगर लेटरली जो है वो फॉस्फोलिपिड मूव कर रही है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल मूवमेंट। सो फॉस्फोलिपिड के अंदर में लेटरल मूवमेंट होती है, दैट्स व्हाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारा वो फ्लूइड नेचर का है। दूसरा है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में क्या है, इसमें बिटवीन टू लेयर्स होगा। ठीक है, अगर जो मूवमेंट है फॉस्फोलिपिड्स की वो ऊपर वाले लेयर से नीचे वाले लेयर में होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है, सपोज करो ये सी जो है वो ए की जगह पे आ गया और ए जो फॉस्फोलिपिड है वो सी की जगह चला गया, मतलब कि उनकी लेयर में उनकी जो लेयर्स थी उसमें चेंज आ गया। ठीक है, जो ऊपर नीचे दो लेयर्स हैं उनमें चेंजेस आए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अगर लेटरली आया, सेम प्लेन में आए तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल मूवमेंट। ठीक है, तो दो तरह की मूवमेंट होती है फॉस्फोलिपिड्स के अंदर में, दैट्स व्हाई इट इज फ्लूइड इन नेचर। ठीक है, वो स्टैटिक नहीं होता है, वो सॉलिड नहीं होता है, वो टफ नहीं होता है। ठीक है, फिर दूसरी रीजन क्या है, दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमनली नीट और बोर्ड्स में कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्टेबल कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, कहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, टेल ऑफ द फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की जो टेल है वहां पे बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। तो इस कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस होने के चलते जो फॉस्फोलिपिड है वो स्टेबल होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा स्टेबल होता है। ठीक है, सो कोलेस्ट्रॉल इन एनिमल सेल्स, जो एनिमल सेल्स को स्टेबल बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल इज रिस्पांसिबल फॉर and the hydrophobic attraction between non-polar amino acid of protein and hydrophobic tails of phospholipid। ठीक है, हमने जो स्ट्रक्चर देखा था नीचे में क्या था, सबसे पहले नीचे में जो देयर इज अ प्रोटीन्स की, ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन्स की कुछ, ठीक है, प्रोटीन्स की, और ऊपर में उसके बगल में जो है देयर इज अ इस तरह से फॉस्फोलिपिड्स अरेंज थी। ठीक है, इस तरह से फॉस्फोलिपिड्स अरेंज थे ना। ठीक है, लोग इतना ही देख रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरी प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो है इमर्ज्ड है इसके अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दूसरी जो पॉइंट है उसमें कि स्टेबिलिटी के पीछे क्या रीजन है, द हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर अमाइनो एसिड। ठीक है, जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड है प्रोटीन का, तो ये सपोज कि दिस इज व्हाट, ये हमारे क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन जो है किससे मिलकर के बने होते हैं, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को शॉर्ट में हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज अ प्रोटीन एंड इट इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड।
अमाइनो एसिड के अंदर में जो नॉन पोलर पार्ट है वो बेसिकली किसके साथ अटैच होगा, हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ द फॉस्फोलिपिड, जो हाइड्रोफोबिक टेल है फॉस्फोलिपिड का उसके साथ अटैच होगा और इस तरह से वो स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए कोलेस्ट्रॉल है और हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन है बिटवीन द नॉन पोलर अमाइनो एसिड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी कि मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो फ्लूइड नेचर का कैसे होता है, वो स्टेबल कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या फिर उसको हम लोग प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, दैट वी हैड कंप्लीटेड, वी हैड कंक्लूडेड। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रियन है, लाइसोसोम्स है। इन सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे जो भी यूकैरियोटिक में ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग न्यूक्लियस के बारे में भी उसके बाद पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और प्लास्टिड्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में ही प्रेजेंट है, प्लांट में भी और एनिमल्स में भी, बट प्लास्टिड्स इज ओनली फाउंड इन द एनिमल्स। प्लास्टिड सिर्फ किसमें पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लास्टिड कितने तरह की होंगी, 3 तरह की होती है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली अभी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, विल डिस्कस अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, इसको लिखते हम लोग है माइटोकॉन्ड्रिया, बट हम लोग इसको पढ़ते क्या है, माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, वी आर राइटिंग इट माइटोकॉन्ड्रिया बट वी आर प्रोनाउंसिंग इट माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, सो ये जो है वो क्या होते हैं, अगर मान लो कि किसी भी एनिमल सेल से आपने माइटोकॉन्ड्रिया निकाल लिया फिर भी वो काफी दिनों तक अलाइव रहते हैं। ठीक है, सो दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो दे आर रिमेन अलाइव एंड फंक्शनल इवन आइसोलेटेड फ्रॉम द सेल। ठीक है, अगर इसको सेल से बाहर निकाल लेंगे फिर भी ये एक्टिव रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेल विद इन द सेल। सेल विद इन द सेल इसको हम लोग बोलते हैं बिकॉज एक मेजर पार्ट है, मेजर ऑर्गेनेल है प्लांट और एनिमल सेल का, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज सेल विद इन सेल। फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया वो कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है और इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, एंड दे हैव सिंगल सर्कुलर ओन नेकेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसके पास खुद की सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में होता है, जैसे प्रोकैरियोट में हमने पढ़ा था ना, न्यूक्लियोइड होता है, मतलब जो इसकी डीएनए है वो अनकवर्ड होती है, न्यूक्लियस के ऊपर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है, सिंगल सर्कुलर ओन नेकेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होती है। ठीक है, सिंस दे हैव ओन डीएनए, इनके पास खुद का डीएनए होता है, इसलिए अपना काम खुद ही करते हैं। जो भी प्रोटीन की सिंथेसिस है वो सब खुद ही कर लेते हैं। और इसमें जो राइबोसोम की टाइप होती है वो कौन सी होती है, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। ठीक है, जो प्लास्टिड है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनके अंदर में 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, और बाकी सारे जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स हैं उसमें 80s राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन एक्सेप्ट आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनके जो भी पार्ट हैं वो खुद का प्रोटीन बना सकते हैं इनके आउटर मेम्ब्रेन को छोड़ करके। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन, सो इट इज द आउटर मेम्ब्रेन। बाकी सारे जो पार्ट्स है वो जो मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस की वो कर पाते हैं। ठीक है, फॉर विच दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस डीएनए। ठीक है, तो इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए किस पे डिपेंडेंट है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द डीएनए ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बिकॉज हाफ ऑफ द वर्क इज डन बाय द माइटोकॉन्ड्रिया बाय इटसेल्फ। वो खुद का वर्क खुद ही कर लेता है, इसीलिए ऑटोनोमस है, सेमी ऑटोनोमस है। ठीक है, पूरी तरह से ऑटोनोमस नहीं है, ये खुद की प्रोटीन खुद ही बना लेता है, ज्यादातर प्रोटीन्स एक्सेप्ट द आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन से प्रोटीन नहीं बना पाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस और कौन सा ऑर्गेनेल है, प्लास्टिड भी सेमी ऑटोनोमस है। हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी है वो किस साइंटिस्ट ने किया है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट कॉलिकर। कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया, और एक साइंटिस्ट थे बेंडा करके, सी बेंडा, इन्होंने नाम दिया माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, हम लोग
उसके पहले जो है इसको हम लोग बायोप्लास्ट बोलते थे, ठीक है। उसके सबसे पहले जो है इसको एल्टमैन ने देखा था। एल्टमैन एट फर्स्ट ऑफ ऑल सीन द माइटोकॉन्ड्रिया इन द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था? एल्टमैन नाम के साइंटिस्ट ने देखा था, ठीक है। और कहाँ देखा था? इंसेक्ट्स के अंदर में देखा था, ठीक है। इसकी डिस्कवरी कॉलिकर के क्रेडिट जाती है और इसका नाम जो है किसने दिया था? सी बेंडा ने दिया था, ठीक है। साइज क्या होगी, लेंथ क्या होगी माइटोकॉन्ड्रिया की? सो इट इज 1 to 4 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ सेल। एनिमल सेल की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल कौन सी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। प्लांट सेल में जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया इन फ्लाइट मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ये बेसिकली क्या करते हैं? पावर हाउस है सेल के। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल और इंजन ऑफ द सेल, बिकॉज जो भी एनर्जी है वो कहां से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। एटीपी की सिंथेसिस कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पावर की जरूरत किसको है? जो फ्लाइट मसल्स है, जो बर्ड्स वगैरह हैं, उनको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो उनके फ्लाइट मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है और कार्डियक मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया। हमारी सबसे एक्टिव ऑर्गन कौन सा है? हमारा हार्ट सबसे एक्टिव है, तो हार्ट के पास भी माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो जो भी मोस्ट एक्टिव ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के, उनमें मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया होगा। बर्ड्स के अंदर में फ्लाइट मसल्स जो है उनमें सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, और हमारे अंदर जो कार्डियक्स यानी कि जो हमारा हार्ट है उसमें सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पे एक्वापोरिन प्रोटीन्स होती हैं जो कि समवट पोरस होती हैं, ठीक है। और ये सब्सटेंसेस को अंदर आने में हेल्प करती है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो फोल्डेड होता है और उसको अपन क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो इनर मेम्ब्रेन है इनमें एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट्स प्रेजेंट हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन की जो एंजाइम्स बेसिकली है वो प्रेजेंट है, इसीलिए इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। सो इट हैज इनर मेम्ब्रेन हैज एंजाइम्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज and cytochrome oxidase. So these are the two enzymes which are found in the inner membrane of mitochondria for the sake of cellular respiration. ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है उसके बारे में। यहाँ पे जैसे आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर वाली मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन समवट पोरस होता है और इसमें क्या प्रेजेंट होती है? देयर आर हैविंग सम एक्वापोरिन प्रोटीन्स। एक्वापोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है इसमें आउटर मेम्ब्रेन में, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो कैसा होता है? फोल्डेड होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है, उनको अपन which is folded that is called as cristae। और क्रिस्टी के ऊपर में कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बोलते हैं? F1 F0 पार्टिकल या फिर इसको ऑक्सीजोम्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजोम और F1 F0 पार्टिकल क्या है? दे आर फाउंड ऑन द क्रिस्टी व्हिच इज द इनर फोल्डिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और फिर राइबोसोम इधर कितना? Which type of ribosome is found in the mitochondria? It is 70S type of ribosome. 70S ribosome is found in the plastid as well as in the mitochondria. फिर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस क्या है? जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का और जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और वहां पे माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड्स फील्ड होती है, ठीक है। जो सेंट्रल पार्ट है, जो मीडियम है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके पॉइंट देख लेते हैं। और इसमें जो डीएनए प्रेजेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड, ठीक है। सो सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड, ठीक है। तो प्लाज्मिड यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर इट हैज इन फोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी। जो इनर फोल्डिंग्स है माइटोकॉन्ड्रिया की उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। ये तो हमने देख लिया।
और F1 F0 पार्टिकल क्या होते हैं, जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है क्रिस्टल के ऊपर, उसको अपन क्या बोलते हैं, F1 F0 पार्टिकल। और ये F1 F0 पार्टिकल ही बेसिकली साइट है जहां पे एटीपी बनता है। एटीपी मतलब कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। ये हमको इससे हमको एनर्जी मिलती है। फिर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होती है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। मैट्रिक्स क्या होती है, जेली लाइक सब्सटेंसेस जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो भी जेली लाइक सब्सटेंसेस माइटोकॉन्ड्रिया के मीडियम में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। फिर हम लोग फंक्शंस के बारे में देखेंगे, क्या क्या फंक्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया के। तो मेनली 5 फंक्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया के। पहली जो फंक्शन है वो क्या है, इट इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन है, वो बेसिकली कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। सो इट इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरी क्या है कि बहुत सारी प्रोटीन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में सिंथेसाइज होते हैं। मेनली जो ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए वो राइबोसोम है, बट माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, ठीक है। फिर हीट प्रोडक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोजेनेसिस। थर्मो का मतलब क्या, हीट, जेनेसिस का मतलब क्या, प्रोडक्शन, ठीक है। फिर जनरेशन ऑफ एटीपी, एटीपी की जनरेशन जो है वो, प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज जनरेशन जो प्रोडक्शन होगी एटीपी की वो कहां होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, ठीक है। जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा एटीपी बनेगी, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में मेनली 38 एटीपीज बनते हैं, हम लोग देखेंगे इसको डिटेल में। फिर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन होती है, उसकी बीटा प्लेस पे ऑक्सीजन जो है आ करके ऐड होते हैं, जिसको कि हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि एंजाइम्स फॉर क्रेब्स साइकिल्स आर फॉर्म्ड इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो क्रेब्स साइकिल है, टीसीए साइकिल जो होता है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, उसकी जो एंजाइम्स है वो भी कहां प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। होप आप यू गेट दैट पॉइंट्स, ओके। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।